तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अब से 30 साल पहले शाहबानों के एक जो तलाक हुआ था, और इसी कंपाउंड में एक ऐसे ही बहुत सारी औरतें हमारे यहाँ से निज़ामुद्दीन से आके बैठी थी, और उसके ऊपर जितना शोर मचा था, मुझे लगता है कि शायद आज 30-32 साल हो गए, और आज भी एक 3 तलाक को लेकर इसी तरह का शोर है। आज ट्रिपल तलाक के मसले को लेके जिस तरह से दोबारा से मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट का सर बुलंद हुआ है, जिस तरह ये कोशिश हो रही है कि जो भी हमने डेमोक्रेटिक स्पेसेस बनाई थी औरतों के हक के लड़ने के लिए, उनको वो शाहबानो 2 करके ख़त्म कर देंगे। कि जो भी शाहबानों के सिलसिले में बोला उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि तुम मुसलमान नहीं हो, दहरिये हो, हिंदू हो, मुस्लिम समाज से बाहर। गुस्से में तलाक 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 कह दिया, मजाक में तलाक 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 कह दिया, SMS पे लिख के भेज दिया, पोस्ट से लिख के भेज दिया, अपने मामू के हाथ कहलवा दिया। This is part of the story of the development of Aligarh. And I think that we should remember that, as I was mentioning a moment ago, these stories are never over. The impulse has to be renewed again and again. And those elements that were obstructive at one stage may be in the way again as the world changes and we have to change along with the world. सारी चीज का राज एक सवाल में, कुरान इज इट बिगिनिंग ऑफ द जर्नी और इज इट एंड ऑफ द जर्नी? सवाल ये है कि 21वीं सदी में शर्म की बात है कि हम यहां ऐसा सेमिनार कर रहे हैं और करने के ऊपर मजबूर हैं। सवाल ये है कि क्या आज भी ऐसी सोच के लोग मौजूद हैं इस समाज में जो औरत को इस नजर से देखते हैं कि उसको जब चाहे घर में रखें और जब चाहे तलाक तलाक कह के बाहर निकाल दें। मर्द असाज जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है कि हर जगह जो है उसको लड़की को जो ही हर तरह के जो है मसाइल का सामना क्यों करना पड़ता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात के ऊपर गौर क्यों नहीं किया। सिर्फ जब तलाक का मसला आता है तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बहुत एक्टिव क्यों हो जाता है। 3 तलाक का मसला 2002 में, 2002 से पहले कई केसेस, 5 केसेस हैं, नज़ीरें मौजूद हैं। शमीम आरा के केस में, 2002 के केस में ये सेटल हो चुका है कि 3 तलाक इनवैलिड है। कि ये सेटल्ड लॉ थी, इसको फिर से खोलने की क्या जरूरत थी? जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है तो इट इज लॉ ऑफ द लैंड। आपकी तरफ से जो आवाज जाए वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये हिम्मत रखे कि उस पर फैसला दे, क्योंकि अगर वो फैसला देगा और जहाँ ये साबित हुआ है और कुरान शरीफ को पढ़ के उसके बाद देगा तो जाहिर है उसका फैसला एक ही हो सकता है कि ट्रिपल तलाक का जो दस्तूर है ये इल्लीगल है। इस बात पे भी सवाल आज उठने ज़रूरी हैं एक जमहूरी मुल्क में कि जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की बात है और ये फ्रेम जो है जिसमें हम लोग बात रखें वो महिलाओं के अधिकारों के फ्रेम में रखें अगर, तो हम सरकार से भी जब हम लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए तो सरकार से भी ये पूछा जाए कि जब आप महिलाओं के अधिकारों की बातें हैं तो प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में उत्तर प्रदेश में जाकर के सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात क्यों बोलते हैं। उनसे भी ये पूछा जाए कि अगर रिफॉर्म का जो फ्रेमवर्क होगा, किस फ्रेमवर्क में आप पर्सनल लॉ में रिफॉर्म्स करेंगे। और हम साफ कहना चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी, ये जो पूरा सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया जा रहा है राइट विंग द्वारा, बीजेपी के समर्थकों द्वारा, 1 नेशन 1 लॉ, कहना पड़ेगा कि एक देश एक कानून नहीं है, एक देश एक भाषा नहीं है, एक देश एक संस्कृति नहीं है, एक देश एक तरह की बोली नहीं है, एक तरह की सोच नहीं है। और एक रंग करने की जो कोशिश है पूरे देश को, इसमें जो आप कोशिश करें यूनिफॉर्म सिविल कोड को, इस फ्रेमवर्क में तो कतई हम नहीं आने देंगे। और आरएसएस और बीजेपी को ये मौका मिल गया कि उसको सियासी तरीके से उसको इस्तेमाल करें। इस वक्त जो सारी बहस हो रही है वो सिर्फ उसको सियासी तरीके से इस्तेमाल करने की, और अफसोस है कि पर्सनल लॉ बोर्ड भी उसमें शामिल हो गया है। मोदी के साथ हाथ मिला करके हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
मोदी कह रहे हैं कि जाकर के कि ट्रिपल तलाक सबसे बड़ा मसला है मुसलमानों का। अगर आपको औरत के मसलों से इतनी ही दिलचस्पी है तो 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं पास कर देते पार्लियामेंट के अंदर? दो औरत को ताकत दो, पॉलिटिकल ताकत दो उसके हाथ के अंदर, उसको सियासत के अंदर हिस्सेदारी दो। और हम नहीं चाहते कि अपनी बागडोर इनके हाथ में दे दें। लिहाजा एक अच्छा मौका था और अब भी वो मौका है कि उस एफिडेविट को ठीक कर लें। वो जिस तरह से इन सवालों को लेकर खिलवाड़ कर रही है, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक छड़ी मिली है मुसलमानों को हाँकने के लिए, और वो ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल यूसीसी को पीछे के दरवाजे से लाने की कोशिश करने में लगे हैं। ये यूसीसी वर्सेस आरएसएस वाला मामला नहीं चलेगा, हम मांग ही नहीं रहे हैं। आप उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्यों बना रहे हैं? वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। हम यूसीसी नहीं मांग रहे हैं, हम कोडिफिकेशन मांग रहे हैं। कोडिफिकेशन कर दीजिए, और आप नहीं करेंगे तो हम जाहिर है अपनी अदालतों के पास जाएंगे इंडिविजुअल केसेस में, और मजमूई तौर पे हम अपनी संसद के पास जाएंगे। वही एक तरीका होता है। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कुरान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुरान दोनों हमारे साथ खड़े हैं। कि भाई रखो 3 तलाक को, अगर आप ये समझते हो कि सारा दीन इसी से महफूज होगा तो रखो, लेकिन कम से कम हजरत उमर का तरीका अपना लो। इस शख्स, आज आप कौड़े तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक कानून बना लो कि जो कोई 3 तलाक देगा उसको 3 साल के लिए जेल जाना होगा। ये हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी खिलाफ है और कुरान के सरासर खिलाफ है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि पिछले 59 सालों में आपने पलट के नहीं देखा कि मुसलमान औरत किस तरह जिंदा है। पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं मेंबर हूँ, और लेकिन मैं पर्सनल लॉ बोर्ड में ख़वातीन के लिए हूँ, ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए हूँ। तलाक़ का मौजू है, तलाक़ पे मैं बात करूँगी कि हमने ये कहा कि ऐसी कोई जल्दी की बात नहीं है कि एक ही नशिस्त में उसे 1 2 3 करना है। तलाक़ अहसन फॉर्म जो कुरान करीम की तलाक़ है, उसमें सारे मसलक के उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि वो कुरान की फॉर्म है, उसको दी जा सकती है, और जिसमें बहुत वक्त मिलता है, 3 महीने का पीरियड, वो एक दफ़ा दे, फिर सोचे, फिर 2 महीने बाद दे, 1 महीने बाद दे, फिर सोचे। ये मर्दों का मुद्दा है, औरतों को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। ये हॉल कचाकच मर्दों से भरा हुआ होना चाहिए था, और फिर हम कुछ सोच समझ के निकलते और एक पर्चे के जरिए लोगों को बता सकते थे कि देखिए आज हमने आपके बारे में सोचा है, आज हमने औरतों के बारे में सोचा है, उनके हुकूक के बारे में सोचा है, उनके हुकूक छीन लेने के बारे में नहीं सोचा। अब औरतें सर झुका के सहने वाली नहीं हैं, और मामला सिर्फ ट्रिपल तलाक का नहीं है। मामला यह है कि हम 21वीं सदी में रहते हैं। हमारा संविधान हमें कुछ हक देता है, जिस तरह मुसलमान औरतों को देता है, उसी तरह हिंदू औरतों को, आदिवासियों को, दलितों को, क्रिश्चियन औरतों को हमारा संविधान कुछ हक देता है। इस मांग को बिल्कुल ठोस तरीके से रख रही हैं, और वो कह रही हैं कि अगर उस समय हम लोगों ने सोचा था कि कम्युनिटी के भीतर से आवाज़ें उठें, महिलाओं की आवाज़ों को सुनी जाए, तो इस समय वो महिलाओं की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, और मैंने उनको सुनने के लिए मजबूर करना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन ये बहुत एक ऐसी वॉइस के रूप में उभर करके आई हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 1986 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें कहा गया था कि अगर किसी औरत को उसकी फैमिली नहीं देख सकती, पास पड़ोस नहीं देख सकता, उसका कोई उसके सिर पे हाथ रखने वाला नहीं है जो उसकी माली मदद करे, तो वक्फ बोर्ड को उसकी मदद करनी चाहिए। दिल्ली में वक्फ बोर्ड तो ख़त्म ही हो गया। टोटालिटी में अगर हम कुरान को समझेंगे तो हम पाएंगे कि ये इंसाफ के लिए, अमन के लिए, बराबरी के लिए, सब के लिए, जल्दी इंसाफ के लिए हमारे सामने लाया गया हुआ मजहब है, जिसका तमाशा हमारे ही लोगों ने बनाया है। सारे मुस्लिम मुल्कों में एक ले दे के सऊदी अरब में कानून नहीं है तो वैसे ही अहले हदीस हैं, वो तो 3 तलाक के तरीके को मानते ही नहीं। और उन्हीं के यहाँ से ये किताब मैं लेके आया हूँ, उन्हीं के यहाँ की छपी हुई है, जिसमें तकरीबन हर मुस्लिम मुल्क का नाम है कि इजिप्ट में 1951 में, सूडान में 1953 में, सीरिया में, इराक में 1951 में, सब जगह 3 तलाक को बैन कर दिया गया। हमारा कुछ अनोखा सिस्टम है हमारा कि हमारे यहाँ 3 तलाक बनी रहे। 21वीं सदी में हम जिस जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 100 साल से एक
विमेंस मूवमेंट चल रहा है पूरी दुनिया में, और 1970 के दशक से हिंदुस्तान में एक महिला आंदोलन खड़ा किया गया। उस आंदोलन के बाद हम जिस समझ पे पहुंचे हैं, जिसको हम औरतों की बराबरी कहते हैं, उस समझ को हम रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं ढूंढ सकते। और शरीयत एक्ट जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जिसको लोग इतना परेशान हो रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए, वो शरीयत अंग्रेज़ों ने बनाई है। शरीयत इस्लाम में कुरान के अलावा कोई चीज़ डिवाइन नहीं है, कोई चीज़ डिवाइन नहीं है। सिर्फ खुदा की किताब सिर्फ कुरान है, उसके अलावा कुछ नहीं। शरीयत इंसानों की बनाई हुई, कुरान की लाइट में क्या कोड होना चाहिए मुसलमानों की ज़िंदगी का, वो उस पीरियड में उस कॉन्टेक्स्ट में आपने तय किया। आज कॉन्टेक्स्ट बदल गया, ट्राइबल सोसाइटी से आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, हालात बदल गए। आप वही मुसलमान आज क्यों नहीं दोबारा से बैठ के कोडिफाई करता है कुरान की लाइट में? तो शरीयत को आपने जब डिवाइन कह के छोड़ दिया, उसको आप टच ही नहीं करेंगे, जो एक बिल्कुल ट्राइबल कल्चर का एक हिस्सा है, जो उस जमाने का है, जो आज आउटडेटेड है कंप्लीटली। अगर वो मुसलमानों के खैर खां हैं तो क्यों नहीं वो दीन को समझाते? अगर वो हमारे खैर खां हैं तो क्यों हमारे राइट पे बात नहीं करते? जब प्रॉपर्टी में राइट मेरा रब कह रहा है तो शादी में दहेज क्यों देते हैं मुझे? प्रॉपर्टी में मेरा राइट क्यों नहीं देते? और इसके लिए चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, क्यों इस पर बात नहीं करता है? बात हो रही है ट्रिपल तलाक की, उसे अगर आप 4 कर दीजिए या 2 कर दीजिए तो उसके माने नहीं बदलते हैं। बात दरअसल ये है कि ज़्यादातर देखा यह गया है कि शौहर बुलाए तो बीवी आए, शौहर तलाक दे तो बीवी जाए, लेकिन बीवियों के हाथ में इस तरह का डंडा नहीं है। तो मुझे तो उस वक्त शायद औरतों को डर लगता था कुछ बोलते हुए, लेकिन आज औरतें थोड़ा जागरूक हो गई हैं, समझने लगी हैं। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ज़किया सोमन कौन है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़किया सोमन वो है जिसने 2002 की लड़ाई पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक लड़ी, जिसने पोटा की लड़ाई लड़ी और पोटा की पूरी जद्दोजहद में उसको रिपील कराने तक ज़किया सोमन कंधे से कंधा लगा के और लड़ती रही। Blind to the need for reform, even when we are concerned to conserve our essential traditions and our essential reality. I think that it has various features to it. One of them is that it makes the relations between puts relations between married partners on an equal basis. It is closer to you than your jugular vein. इसका मतलब यह है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं अपनी ही रोशनी में। तो अभी मुझे लगता है कि ये इसको सेंटर स्टेज में रखने की ज़रूरत है कि महिलाएं क्या मांग रही हैं, और महिलाएं क्या मांग रही हैं ये किसी सिग्नेचर कैंपेन से कोई पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो करा करके कह देगा, इससे नहीं चलेगा। देखिए, ये इस वक्त जो सरकार है बहुत ख़तरा है इनसे, इनका एजेंडा कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं कि अगर हम अब भी किसी तरह से अपने आप को संवार लें, समेट लें, अपने आप को मुट्ठी में ले लें, तो मुमकिन है कि हम अपने हालात का डायरेक्शन हम बदल सकें। Changes which come as a result of evolutionary process, they are always long lasting. कि इल्म सीमित हो के रह गया मुल्लों में, और बाकी लोग तो बस ऐसे ही हैं, वो तो मानने वाले हैं। आप चाहे कैसे भी प्रोफेसर हो, PhD कुछ हुआ करें आप, हाँ, तो कोई मतलब लेना देना नहीं। तो ये एक जो तरीका हमारे अपने आया है हमारे समाज ने, ये ग्लोबल है, ये हमारे हिंदुस्तान तक में सीमित नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। तो उसको बदलने की जरूरत है। ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लंबी लड़ाई है, कम से कम शुरुआत तो हो। कि ये मसला इस्लाम का मसला नहीं, ये मसला औरतों के हक का मसला है। ये मसला एक सियासी मसला है, ये मसला एक समाजी मसला है। इसको हम खाली इस्लाम की नज़र से नहीं देख सकते। इस्लामी औरत मासूम और बेचारी नहीं है। आप अगर अरब में जाएं, वो तो धड़ल्ले से अपने हक मांगती है, वो कहती है कि मुझे दीजिए। जिस वक्त निकाह हो रहा है उसी वक्त वो कहती है कि अभी के अभी तय करो कि मेरे मौज्जल होगा या मेरे मवज्जल होगा। ये जो कमी है, ये जो कहना चाहिए कि एक बिस्यार बंदी है और औरत को मासूम नाजुक को, यहाँ की शेर व शायरी ने उसको इंतहाई कहना चाहिए कि वो बना दिया।
ये इस्लामी मिजाज नहीं है। लेकिन अगर औरत जाती है सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने या लोअर कोर्ट के सामने और कह देती है कि मुझे ये नहीं कबूल है, ये जाती है, then that becomes the state's responsibility. हम उसके खिलाफ हैं, हमेशा रहेंगे, जब तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे। ये सत्ता की लड़ाई है, हमें उनसे सत्ता छीननी है, इसलिए ये लंबी लड़ाई चलेगी जिसके लिए हमको पूरी तरह से तैयार होकर के उतरना होगा और पूरे जोश और खरोश के साथ उतर करके इनसे टक्कर लेनी होगी।